बच्चों नमस्कार। आज हम यहाँ पर सीखने के वाले क्रम में त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे कम से कम समय में, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है बड़ा होता है और उसमें इतना समय नहीं कि हम यहाँ पूरा उसको पूरा हल करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होगी पहले से। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। इसमें था आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? इसका उत्तर आएगा विभत्स का। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? तो ये कहानी विधा है। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रवर्तक कवि हैं? तो ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो वह हैं 4 भाग। नीरस का संधि विच्छेद होगा तो निहि धन रस बराबर नीरस। अगला प्रश्न है खालिस्तान भरिए। सूर की भक्ति खालिस्तान भाव की है? उत्तर में आपको आएगा दास भाव की है। रीतिकालीन रचनाओं में प्रमुख रस है तो वह है श्रृंगार रस। पंचवटी हिंदी का खालिस्तान है, इसमें आएगा खंडकाव्य जो लिखा है गुप्त जी ने। रस के प्रमुख अंग है, रस के प्रमुख 4 अंग हैं, हम सब जानते ही हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। जो कभी ना मरने वाला हो उसे क्या कहते हैं? सब जानते हैं, अमर। कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? हम सब जानते हैं, वे हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपको आ रहा है, सही जोड़ी बनाइए। लखनवी अंदाज ये लिखा है यशपाल ने। गद्य की प्रमुख विधा इसमें से लिखी है वह है समालोचना। केशवदास के लिए उत्तर आएगा आपका रीतिकाल। योग का संदेश दिया है उद्धव जी ने। गीतिका क्या है? एक रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना रही है। साहित्य लहरी लिखा है सूरदास जी ने। और बाकी जो बचे हुए हैं 7 और 8 ऑप्शन आपके वो काम के नहीं हैं, वो अतिरिक्त हैं। आगे ध्यान देंगे हम, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न आपका है, करुण रस का स्थायी भाव है, वह है शौक। हम ये पहले सीख चुके हैं। भोलेनाथ का असल नाम क्या था? उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो वो बनी थी संगमरमर से। रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 प्रकार, हम जानते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। ठीक है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत धननाथ बराबर व्यंजन संधि। आगे लिखा है गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो डायरी, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, ये क्या है? गद्य की गौण विधाएं हैं। अब आगे है अगला प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। रीतिकाल का प्रमुख रस शांत है, ये गलत है। मात्रिक छंद वर्णों की गिनती पर आधारित है, ये गलत है। कैप्टन सेना में सैनिक था, ये भी गलत है। कहानी दृश्य काव्य है, ये सत्य है। रामायण हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। यहाँ आपसे रामायण पूछा है, अगर यहाँ लिखा होता रामचरितमानस हिंदी का तो सत्य होता, लेकिन यहाँ पे रामायण लिखा है और हिंदी लिखा आगे, क्योंकि रामायण लिखी है संस्कृत में वाल्मीकि जी ने। तो यहाँ पे ये वाक्य भी आपका असत्य हो जाएगा। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाती है, ये भी सत्य है। अब रस किसे कहते हैं? सब जानते ही हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम रस होता है, जो कहा है आचार्य विश्वनाथ जी ने। और हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, समझने से मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस है। सब जानते हैं पहले से। इसके अंग कौन कौन से हैं? अभी हम जान चुके हैं पहले ही। स्थायी भाव, विभाव, है ना, संचारी भाव, ठीक है, अनुभव, ये सब क्या है? रस के अंग हैं। अनुप्रास अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो जिन काव्य पंक्तियों में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ रहेगा अनुप्रास अलंकार। जैसे
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। ठीक है, अधिक व्याख्या करना अभी संभव नहीं क्योंकि समय कम है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, यह उत्तर आराम से आप देख सकते हैं। आसान प्रश्न आपको आगे हैं। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। ये बादल राग वाला पार्ट का है। प्रयोगवाद की दो विशेषताएं व कवि का नाम लिखिए, बहुत आसान दे दिया आपको। तो प्रयोगवाद क्या है, इसमें कवियों को नवीन राहों का अन्वेषी कहा गया है, इसमें नवीन बिंबों का प्रयोग किया गया है, इसमें नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख कवि रहे हैं अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञे रहे हैं। आगे बात करते हैं। इसका अथवा प्रश्न है, छायावाद किसे कहते हैं। छायावाद की परिभाषा दीजिए, विशेषता बताएं। तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्राकृतिक चीज़ों का मानवीकरण किया गया है और इसमें अज्ञात सत्ता का जिक्र हुआ है, वर्णन हुआ है। इसके प्रमुख कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने रचना लिखी है अपनी आंसू, झरना, कामायनी इत्यादि। अगला प्रश्न है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय दीजिए। सभी जानते हैं पहले से, है ना, हालांकि किताब में सब लिखा हुआ है, आपको इतना पढ़ना अभी संभव नहीं है मेरे लिए। रामवृक्ष बेनीपुरी और आगे लिखा है, लेखिका है मनु भंडारी का परिचय दीजिए। किताब में साफ साफ आपको दिख जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये। उपसर्ग प्रत्यय में अंतर लिखिए। उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि एक शब्द है हार, हार में मैं उप लगा दूं तो उपहार हो जाएगा, मतलब भेंट। हार में मैं निर लगा दूं तो निराहार हो जाएगा। यदि हार में प्र लगा दूं उपसर्ग तो प्रहार हो जाएगा। यदि हार में सम लगा दूं तो संहार हो जाएगा। तो ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। प्रत्यय क्या है, तो शब्द के बाद वे शब्दांश जो शब्द के बाद लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, भाव बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानवता, मानवता, कुशलता। ठीक है, ईश्वरीय, ईश्वर में लगा दिए ईय प्रत्यय तो ईश्वरी हो गया। बूढ़ी धन ईया, बुढ़िया। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय होंगे, है ना। मात्रिक छंद की परिभाषा दीजिए, आपको लिखवाई कक्षा में हमने। तो जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, उल्लाला इत्यादि। अगला है प्रश्न है 12वां प्रश्न, चौपाई छंद की परिभाषा दीजिए। अभी आपसे कहा, तो चौपाई छंद क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें होते हैं 4 चरण और प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु अजर बिहारी, दीन दयाल विरस संभारी, हरवनात्मम संकट भारी। ये चौपाई है। अगला लिखा है प्रश्न इसमें आपको, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। जिस शब्द शक्ति में सीधी सपाट बयानी हो, सीधी बात कही जा रही हो, कोई इसमें विशेष घुमाव फिराव नहीं हो, वो होती है आपकी अभिधा शब्द शक्ति। जिसका सीधा अर्थ निकले, रमेश मूर्ख है तो मूर्ख है। ठीक है। संधि समास में अंतर बताइए। संधि, संधि क्या है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। शत धन जन बराबर सज्जन, व्यंजन संधि। समास क्या है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षेप में कोई बात कहना। समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, और हम बात करें समास के प्रकारों किस प्रकार से कैसे कह सकते हैं हम। अव्ययभाव समास में यथाशक्ति, ये क्या है, अव्ययभाव समास है। पंचवटी, ये द्विगु समास है। ठीक है। अब खंड काव्य महाकाव्य में अंतर लिखिएगा। ये प्रश्न आपको अगला आया हुआ है। खंड काव्य क्या है, खंड काव्य किसी भी रचना का खंड मात्र होता है। इसमें किसी भी घटना को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है।
इसका जो है विषय हम कह सकते हैं कि जो उदाहरण है वह रहेगा पंचवटी जो लिखा है गुप्त जी ने। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य विशद होता है, इसका नायक उदात्त चरित्र वाला होता है, इसकी कहानी इतिहास प्रसिद्ध होती है, इसमें जो कहानी है वह सर्गबद्ध होती है, जैसे कि रामचरितमानस लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की विशेषता क्या बताई है? ये पाठ में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आत्मकथा लिखने में से कवि क्यों बचना चाहते थे? ये आसान प्रश्न आपको पूछ लिए गए, बहुत ही आसान है बेटा। भगत जी की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? सब जानते हैं कि वो हमेशा बहू से कहती रहती थी कि आपका बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा, कौन तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा, कौन तुम्हारा स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। तमाम बातें रहती जो हम पूरे पाठ में पढ़ चुके हैं। कभी खेत तो कभी रंगीन पताकाएं फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत कर रहा है? तो ये शुभ अवसरों की ओर संकेत कर रहा है। पूरा उत्तर घर पढ़ेंगे आप लोग तो अपने आप समझ जाएंगे। मतलब पूरा प्रश्न पत्र ही आसान आया आपको, कि कठिन इसमें कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? बड़े बड़े झरने बना दिए हैं, वहाँ पे झरने नदियों में नीचे उतरते हैं, बगीचों में उतरते हैं, जिससे लोगों की प्यास बुझती है। पाठ में पूरा आपको देखो आया हुआ था ये, ठीक है ना। तो ये अच्छा पाठ है ये। और आपकी जो अगली पुस्तक है कृतिका, उसका ये पाठ है। अव्ययी भाव समास क्या है, द्विगु समास क्या, हम जान चुके पहले ही। ठीक है, संधि किसे कहते हैं ये भी हम जान चुके हैं पहले ही। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न आपका, व्याख्या कीजिए। पहले इसमें व्याख्या आप आइए, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। तो ये पद है जो लिखा है सूरदास जी ने, जिसमें उन्होंने गोपियों और उद्धव जी की पूरी बातों का वर्णन किया हुआ है। बहुत अच्छा पाठ है, आसान व्याख्या आपको आ गई है और मुझे विश्वास है कि आप सबने लिख दी होगी। अगला इसमें गद्यांश लिखा है, बार बार सोचते हैं होगा क्या होगा उस कौम का। ये पाठ है नेताजी का चश्मा और इसको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। बहुत अच्छा पाठ, हमने इसको तरीके से कक्षा में समझा भी था। अगला प्रश्न है, मोबाइल पर दो मित्रों का संवाद लिखिए। आप मोबाइल सब जानते ही, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम संवाद भी आप रोज करते ही होंगे। संवाद लिखने में क्या है, हेलो मित्र क्या कर रहे हो, घर पे समय क्या है, क्या हो रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, और पापा जी क्या कर रहे हैं, चलो आज मिलते हैं, पढ़ाई का कुछ गृह कार्य क्या है क्या नहीं, ये सब करते हैं। इसे ऐसी बातें संवाद लिखना होता है। संवाद करते हैं बातचीत, कि मोबाइल पर आप मित्रों से क्या बातचीत करते हैं वो लिखनी होती है यहाँ पे एक टॉपिक पूरा। निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न उत्तर दीजिए। इसमें यहाँ पर लिखा है, गद्यांश का पहला प्रश्न आपका है, विदेह की राजधानी कहाँ थी? उत्तर में आपको आएगा मिथिला। फिर है, राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटियाँ थी? उत्तर में आएगा 1000 सन्यासियों की कुटिया थी। अगला प्रश्न है, महाराज जनक को क्या शौक था? उत्तर में इसमें आपको आएगा तो उन्हें फकीरी का शौक था। चौथा प्रश्न है, महाराज जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते थे? तो लगता था भी वे परमात्मा के विनयशील सेवक हों, उन्हें ऐसा लगता था। अगला प्रश्न है, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपको लिखवा है कक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मन से भी आराम से आप लिख सकते हैं। मित्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई पत्र लिखिए। बहुत सिंपल आपको आ गया है। और किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना था। विज्ञान चमत्कार, जन्मों से आरा निबंध दिए। इंटरनेट, खेलों का महत्व और प्रदूषण। इतने आसान प्रश्न आपको आए थे कि आराम से आप लोगों ने सबने ठीक से लिख दिए होंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा प्रश्न पत्र ठीक से समझ में आ गया होगा। और जो नहीं आया होगा मुझे उसके लिए आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको ये पूरा मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।